प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु का करेंगे दौरा। पीएम महाराष्ट्र के सोलापुर में कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। कर्नाटक के बेंगलुरु में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का करेंगे उद्घाटन और बोइंग सुकन्या कार्यक्रम का शुभारंभ। तमिलनाडु के चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का भी करेंगे उद्घाटन। गुजरात के बड़ोदरा की एक झील में बच्चों को ले जा रही एक नाव पलटी, 10 से ज्यादा की मौत। प्रधानमंत्री ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख देने की घोषणा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम कार्य व्यवस्था पर भारत और यूरोपीय आयोग के बीच समझौता ज्ञापन को दी मंजूरी। चिकित्सा उत्पाद विनियमन के क्षेत्र में नीदरलैंड, इक्वाडोर और डोमिनिकन गणराज्य से एमओयू को भी स्वीकृति। केंद्रीय कैबिनेट ने 2 ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए इक्विटी निवेश को दी मंजूरी। विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत और मालदीव मानवीय और मेडिकल सेवाएं प्रदान करने वाले भारतीय विमानन प्लेटफॉर्म्स के निरंतर संचालन को सुनिश्चित करने के लिए पारस्परिक रूप से व्यवहारिक समाधान की कर रहे हैं तलाश। समूचे उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे ने थामी सड़क, रेल और हवाई यातायात की रफ्तार। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल कुछ दिनों तक ठंड से राहत के आसार नहीं। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को सोलापुर में देश के सबसे बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना की आधारशिला उनके द्वारा 2019 में रखी गई थी। इन महिलाओं के चेहरे पर संतोष और खुशी का ये भाव अपना घर मिलने की वजह से है। ये महिलाएं सोलापुर जिले के उन 15,000 परिवारों में से हैं जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनका घर देने प्रधानमंत्री शुक्रवार को सोलापुर आ रहे हैं। बारिश आया तो घर में पानी आता था, बच्चे लेके आदर सोना पड़ता था, बहुत दिक्कत थी हमारे घर में। पूरा रोड का पानी पूरा घर में आता है। आज हमारे को इतनी बड़ी खुशी दी, हमारे को दिल खुश हो गया हमारा इनके वजह से। आज हमारा एक दिलो जान से सपना था कि हमारे को एक घर होना, झोपड़ी क्यों नहीं होती होना, पर हमारे को महल लागू दी हमारे वास्ते। घर जो बना बहुत खुशी की बात है कि सब लोग हमें बहुत इज्जत देते हैं। हमको बहुत खुशी हुई कि सरकार की तरफ से हमको घर मिल रहा। हमारा पतरा का घर था। रे नगर का ये हाउसिंग प्रोजेक्ट न सिर्फ देश का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट है, बल्कि अपने आप में डबल इंजन की सरकार की सफलता की कहानी बयां करता है। राज्य सरकार का पैसे देने के बाद फिर पृथ्वीराज चौहान पलट गए, एक भी पैसा देने को तैयार नहीं। स्कीम को ठंडे बस्ते में रखा, कम से कम 3-4 साल ये ठंडे बस्ते में रखा। लेकिन स्टेट का तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने मन में कुछ नहीं रहते हुए ये स्कीम को आगे बढ़ाया। नुस्ता आगे बढ़ाया नहीं, अभी लोगों को मकान मिल रहा है। इतना बड़ा सरकार ने किया है, उनका ही मैं आभारी हूँ। और उनके जरिए से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से उनका बहुत बार चर्चा हुआ, वो भी तैयार हुए। ऐसे 30,000 का मकान आज लोगों को जो मिल रहा है, उससे पीछे का राज्य है। महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी अर्थात महाडा के मुताबिक ये ग्रीनफील्ड परियोजना पीएम आवास योजना के तहत एक बड़ी सफलता और उपलब्धि है। पहला टप्पा में 15,024 घर ये तैयार हो चुकी है, 411 बिल्डिंग तैयारी हो चुकी है और इसका लोकार्पण जो है वो हमारे देश के माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी इनके शुभ हस्ते, हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री और दोनों ही उप मुख्यमंत्री इनके उपस्थिति में होने वाली है। प्रधानमंत्री इस मौके पर पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से भी मिलेंगे और अमृत योजना के तहत 7 नगर निगमों के लिए जल और सीवेज सिस्टम परियोजना की आधारशिला रखेंगे। 2011 के राष्ट्रीय जनगणना के मुताबिक सोलापुर की आबादी करीब 9.5 लाख है, जिसमें 18% लोग स्लम में रहते हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना को देश भर में काफी एग्रेसिवली इंप्लीमेंट किया जा रहा है, ऐसा लगता है कि जो आने वाला समय होगा उसमें नए भारत यानी कि न्यू इंडिया की तस्वीर साफ तौर पर उभर कर सामने आएगी। अपने सहयोगी रोहन गवली के साथ में योगेश कुमार शीतल, दूरदर्शन समाचार, महाराष्ट्र।
पीएम मोदी बेंगलुरु में बोइंग इंडिया के हाईटेक डिफेंस एवं एरोस्पेस पार्क का उद्घाटन करेंगे। ये पहल रक्षा और विमानन क्षेत्र को मजबूती देगी, साथ ही विमानन क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूती देगी। बोइंग इंडिया के डायरेक्टर कंट्री ऑपरेशन ऋतु शर्मा से बात की हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने। बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोइंग इंडिया के 2 महत्वपूर्ण इनिशिएटिव का उद्घाटन करेंगे। ये ऑपरेशन, ये इनिशिएटिव जो भारत का जो रक्षा क्षेत्र है और जो विमानन क्षेत्र है, इन दोनों क्षेत्र को मजबूती देगा। क्या है ये पहल, इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ऋतु शर्मा, डायरेक्टर ऑपरेशन। मैडम, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो इनिशिएटिव है ये क्या है और कैसे ये इनिशिएटिव भारत के जो डिफेंस सेक्टर को या एविएशन सेक्टर को मजबूती देगा। तो अगर आप देखें, यहाँ पर हमने बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी सेंटर बनाया है। ये लगभग 43 एकड़ की ज़मीन पे बना हुआ है और ये फ़ेज़ 1 है। इस पर्टिकुलर कैंपस में आज की डेट में 2000 से ऊपर बहुत ही नवयुवा इंजीनियर्स और नवयुवा पीढ़ी आकर यहाँ से एरोस्पेस की दुनिया को एक नई उड़ान देगी। यहाँ पर हम लैब्स बना रहे हैं जिसमें जितना नया इनोवेशन एरोस्पेस की दुनिया को चाहिए वो यहाँ से बनेगा। इस इनिशिएटिव से अगर हम देखें, आत्मनिर्भर भारत की बात करें तो इसका मतलब ये है कि हम अपने आप सेल्फ रिलायंट हैं, अपने ऊपर निर्भर हैं, सिर्फ अपने लिए ही नहीं पर सारी दुनिया के लिए। और उसी इनिशिएटिव को आगे लेते हुए हमारा ये उत्तरदायित्व है एरोस्पेस की दुनिया की तरफ कि यहाँ से हम वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग बनाएं जो ना कि सिर्फ बोइंग के जहाज़ों को उड़ान दे पर बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करके, जैसे इसरो हो गया, HAL हो गया, हम यहाँ से नई दुनिया बना कर दें एरोस्पेस को। दोस्ताना जो बोइंग इंडिया का भारत के साथ है वो कैसा दोस्ताना है, थोड़ा सा उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। और कारोबार कैसा है? तो दोस्ताना तो बहुत ही गहरा है। अगर आप देखें, इतना बड़ा हमने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है, ये उसका प्रतीक है कि हम इंडिया को बहुत ही महत्व देते हैं। जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है, आई थिंक रिलेशनशिप बहुत ही घनिष्ठ मित्रता की तरफ बढ़ रहा है। हमारा उद्देश्य है कि हमारी जितनी भी नॉलेज, हम 100 साल से पुरानी कंपनी है, हमारा जितना भी नॉलेज है, हमारी जितनी भी इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी है, वो हम सिर्फ USA तक ना सीमित रखें, पर हम यहाँ के युवा पीढ़ियों के साथ एकजुट काम कर इंश्योर करें कि हम ना कि इंडिया के लिए बट यहाँ से ग्लोबली एरोस्पेस को दूसरी डायरेक्शन में लेके जाएं। ऐसे बच्चे जो कि वंचित तबके के हैं, क्या उनको मौका मिलेगा, या जो अपने आप को दिव्यांग समझते हैं उसमें ऐसे बच्चों को इसमें मौका मिलेगा? बिल्कुल। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो हम ऑलरेडी बहुत सारा काम दिव्यांग इनिशिएटिव के अंडर में कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे, हमारी कैपेबिलिटी उस तरफ तक है कि हम जो लोग किसी भी तरीके से थोड़ा सा अपने आप को कम समझते हैं, सुन नहीं पा रहे हैं या बोल नहीं पा रहे हैं, हमारा दिव्यांग प्रोग्राम उन लोगों को उड़ान देता है। उड़ान इस तरीके से देता है कि उन्हें सिखाया जाता है, उनको ट्रेन किया जाता है। ये जो इनिशिएटिव है वो न केवल विमानन क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में भारत को मजबूती देगा, बल्कि महिलाओं के लिए भी ये इनिशिएटिव मील का पत्थर साबित होगा। कैमरामैन शिव सुमन के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज़, बेंगलुरु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जनवरी को भारतीय विमानन क्षेत्र में महिलाओं की अधिक भागीदारी के लिए एक बोइंग कार्यक्रम की भी शुरुआत करेंगे। माना जा रहा है कि इससे रक्षा एवं विमान क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। DD न्यूज़ ने इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए बोइंग इंडिया की चीफ ऑफ स्टाफ प्रवीणा यंग भट्ट से खास बातचीत की। बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोइंग इंडिया के 2 महत्वपूर्ण इनिशिएटिव का उद्घाटन करेंगे। ये इनिशिएटिव रक्षा क्षेत्र और विमानन क्षेत्र को मजबूती देगा। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बोइंग इंडिया के CSR हेड प्रवीणा यज्ञम भट्ट। मैडम, जो बात हो रही है, कल प्रधानमंत्री आएंगे और वो बोइंग इंडिया के 2 महत्वपूर्ण इनिशिएटिव का उद्घाटन करेंगे। सबसे पहले बात हो रही है कि कैसे ये इनिशिएटिव डिफेंस सेक्टर को या कहें कि एविएशन सेक्टर को मजबूती देगा। तो सर, ये तो प्रधानमंत्री जी का एक सपना है जो उन्होंने हमसे कहा था
कि इसको साकार करने के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो ये इस बात की शुरुआत वहाँ से हुई है जहाँ हमारे CEO माननीय प्रधानमंत्री जी से US में मिले थे। वहाँ से इस बात की शुरुआत हुई है और ये एक इनिशिएटिव है जहाँ हम बच्चों को स्कूल एज से एक एविएशन सेक्टर या एरोस्पेस सेक्टर की तरफ एक जर्नी का जो है हम उनको एक जैसे कहते हैं उनको राह दिखाएंगे कि ये भी एक ऑप्शन है। जैसे आप अपनी पढ़ाई में अपने करियर के बारे में आगे सोचने लगते हो तो एविएशन और एरोस्पेस में जो अब नई अपॉर्चुनिटीज़ भारत में होंगी या भारत से निकलेंगी उसमें इनकी भागीदारी और इनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एक सपना है और उस सपने के हम प्रधानमंत्री जी के साथ हैं सपने को साकार करने के लिए। एक बात हो रही है बोइंग सुकन्या की और जिसमें ये कहा जा रहा है कि बोइंग सुकन्या जो है जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। क्या है ये इनिशिएटिव? सुकन्या एक मैं कहूँगी एक लड़की है जो सपना देखती है उड़ने का या एविएशन सेक्टर में काम करने का। हर बच्ची शुरू से ही हर बच्चे को होता है जैसे ही वो पेपर के भी कोई एयरप्लेन बना लेगा तो वो अपने सपनों को उसके साथ जोड़ने लगते हैं और हम उनके उस सपने को उन बच्चों के उस सपने को सच्चाई से जोड़ना चाहते हैं। क्योंकि सच्चाई में अगर हम भारत को अभी देखते हैं अगले 4, 5, 7 साल में भारत एक एविएशन सेक्टर में एरोस्पेस सेक्टर में एक बहुत बड़ा हब बनने वाला है जहाँ पे इन लड़कियों की जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसकी बहुत सारी उनके लिए सुविधाएं होंगी। दूसरी बात यह है लड़कियों का समानांतर स्तर पे इसमें भागीदारी देना या उनका इसमें जो सहयोग देना वो बहुत ज़रूरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी ये कहते हैं कि लड़की आगे चले तो देश आगे चलेगा और इसी इनिशिएटिव को हम लेना चाहते हैं। महिलाएं आत्मनिर्भर बनेगी एविएशन सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में। थोड़ा सा इस इनिशिएटिव के बारे में हम जानने की कोशिश करें। आत्मनिर्भर तो हम सब हैं ही सर। अब तो दुनिया भारत पे निर्भर होगी। जब हम इस स्किल को और इन बच्चों को मौका देंगे, इनको आगे बढ़ाएंगे, दुनिया भारत पे निर्भर होगी। मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा विश्वास है। विमानन के क्षेत्र में या रक्षा के क्षेत्र में महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। महिलाएं न केवल पढ़ाई करेगी बल्कि जो आकाश में उनके उड़ने का जो सपना है उसे भी पूरा करेगी। कैमरामैन शिव सुमन के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज़, बेंगलुरु। भाजपा के केरल प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने आगामी लोकसभा चुनाव में केरल में 5 सीट जीतने का दावा किया है। उन्होंने साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जीत की हैट्रिक लगाकर फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। These elections, Kerala will see completely no new political map, and BJP will win at least 5 parliament seats. This is the first time that people also have realized. In 2019, they thought that Rahul Gandhi will become Prime Minister. But you ask anybody in Kerala now, who will be the Prime Minister in 2024 elections? Answer is very clear. Prime Minister Modi will have hat-trick and will come as Prime Minister again. गुजरात के बड़ोदरा में गुरुवार दोपहर हरणी लेक में एक नाव पलट गई। इस हादसे में 12 बच्चों और 2 टीचर की मौत हो गई है। नाव में सवार बाकी 10 बच्चे और 2 टीचर को बचा लिया गया है। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। हादसे का शिकार हुए सभी बच्चे बड़ोदरा के न्यू सनराइज स्कूल के हैं। इनमें से किसी भी बच्चे या टीचर ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी। इसी वजह से जब नाव पलटी तो सभी पानी में डूबने लगे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बड़ोदरा के हरणी लेक में हुई नाव दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। इस बीच गुजरात के CM बड़ोदरा के अस्पताल पहुंचे, जहां नाव पलटने की घटना से बचाए गए लोगों को भर्ती कराया गया है। कुल मिला के ये जो घटना बनी वो घटना में 33 जितने लोग सवार थे, जिसमें से 20 लोगों को बचा पाए और 14 जितने 12 बच्चे और 2 शिक्षिकाओं ने अपनी जान गंवाई है।
गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल ने इन सभी बच्चों को न्याय मिले, उनके परिवारजनों को न्याय मिले, किसी भी प्रकार की छटकबारी गैप इन दोषियों को ना मिले, उसके कारण एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंक्वायरी हो और इन सभी आरोपियों पे 304, 308, 114 की कलम लगाई गई है। 2 आरोपी पकड़ लिए गए हैं और एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी वडोदरा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ोदरा के हरिणी इलाके में नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, बड़ोदरा की हरनी झील में नाव पलटने से हुई जनहानि से व्यथित हूं। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। मालदीव के साथ संबंधों को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 14 जनवरी को हमारे कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि इस दौरान दोनों देशों ने मालदीव के लोगों को मानवीय और मेडिकल सेवाएं प्रदान करने वाले भारतीय विमानन प्लेटफॉर्म के निरंतर संचालन को सक्षम करने के लिए पारस्परिक रूप से व्यवहारिक समाधान ढूंढने पर चर्चा की। चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अगली बैठक भारत में होगी। On 14th, we had a meeting of the core group. In the core group, we had detailed discussions on several aspects of the bilateral relationship. We also made available what was discussed in the meeting through a press release. And then in that press release, we mentioned that both sides held discussions on finding mutually workable solution to enable continued operation of Indian aviation platforms that provide humanitarian and midvac services to the people of Maldives. The next meeting is to be held in India to take discussion forward. वहीं लाल सागर के जहाज़ों पर समुद्री हमले पर बोलते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये चिंता का विषय है। हम नौवहन की स्वतंत्रता को महत्व देते हैं और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। The Red Sea area, we have made our position very clear. It's a matter of concern to us. We give a lot of importance to freedom of navigation and freedom of commerce in that region. Whatever is happening there not just impacts us, but impacts the economic interests and several other interests of so many people across the world. So that is where we are. We are closely monitoring the situation and we're looking at the unfolding situation with a constant watch. एशिया में नागर विमानन क्षेत्र का सबसे बड़ा 4 दिवसीय आयोजन विंग्स इंडिया 2024 आज हैदराबाद में शुरू हुआ। वाणिज्यिक, सामान्य और व्यापारिक विमानन क्षेत्र में फैले इस शो की थीम है अमृतकाल में भारत को विश्व से जोड़ना, भारत नागर विमानन एट 2047 के लिए मंच तैयार करना। हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर आयोजित ग्लोबल एविएशन समिट का उद्घाटन केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2027 तक हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन बाजार बन जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि 2035 तक हमारे पास 2000 विमान होंगे। It is our resolve to move from being the 5th largest domestic and international civil aviation market in the world to the 3rd largest domestic and international civil aviation market in the world. We are on target to become a 30 crore domestic aviation market by 2030, which means doubling from our current levels. We have almost doubled the number of airports and now expanded the scope to heliports and waterdromes as well, from 74 to 149. And it is our resolve to take this number beyond 200 in the next 7 to 8 years by 2030.
we only had 400 planes till 2014. That number has grown to above 713 today. And with the largest orders in the world, both by Air India at 470 aircraft, 250 from Airbus and 220 from Boeing, 500 aircraft from Indigo, you are looking at more than doubling your capacity over the next 10 years. India should boast of a capacity of close to 2,000 aircraft by 2035 from the 713 today. शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए गाइडलाइंस जारी की है। इसके तहत अब कोचिंग इंस्टीट्यूट 16 साल से कम उम्र के बच्चों को एडमिशन नहीं दे सकेंगे। इसके अलावा भ्रामक वादे करना और अच्छे नंबरों की गारंटी देने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। गाइडलाइंस के मुताबिक कोई भी कोचिंग सेंटर स्नातक से कम योग्यता वाले ट्यूटर को नियुक्त नहीं करेगा। कोचिंग संस्थान छात्रों का नामांकन करने के लिए माता पिता को गुमराह करने वाले वादे या रैंक अथवा अच्छे अंकों की गारंटी नहीं दे सकते। छात्रों का नामांकन सिर्फ सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन के बाद होना चाहिए। कोचिंग सेंटर किसी भी ऐसे ट्यूटर या व्यक्ति की सेवाएं नहीं ले सकते जिसे नैतिक रूप से भ्रष्टता के किसी अपराध में दोषी ठहराया गया हो। कोचिंग सेंटरों की वेबसाइट भी होगी जिन पर ट्यूटरों की शैक्षिक योग्यता, पाठ्यक्रमों, उन्हें पूरा किए जाने की अवधि, छात्रावास की सुविधाएं और लिए जा रहे शुल्क का पूरा विवरण होगा। दिशा निर्देशों के मुताबिक विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए ट्यूशन फीस उचित होनी चाहिए और उसकी रसीद भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अगर छात्र ने पाठ्यक्रम की पूरी फीस का भुगतान कर दिया है और वो पाठ्यक्रम को बीच में छोड़ देता है तो उसे 10 दिनों के भीतर प्रो राटा बेसिस पर फीस रिफंड की जाएगी। श्री रामलला के अयोध्या आने की खुशी में राधा कृष्ण की नगरी वृंदावन पूरी तरह से राम के रंग में डूब चुकी है। मथुरा की दुकानों पर राम की ध्वजा लहरा रही है तो यहाँ के राधा कृष्ण अब सीताराम बनने की तैयारी में हैं। देखिए हमारे संवाददाता अजय मिश्र की ये विशेष रिपोर्ट। श्री राधा रानी की नगरी वृंदावन इन दिनों कृष्ण नहीं बल्कि राममय हो चली है। 22 जनवरी को श्री अयोध्या धाम में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले जगह जगह पर वृंदावन में स्वागत के बैनर सज चुके हैं। मथुरा के बाजारों में श्री राम नाम की ध्वजा लहरा रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि पूरी तरह से तैयार है भगवान श्री रामलला के स्वागत के लिए। श्री अयोध्या धाम में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मथुरा में गजब का उत्साह है। दोनों ही पुरियां मोक्षदायिनी हैं। भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम की जन्मभूमि में बहुत गहरा संबंध है। श्री राम के सबसे छोटे भ्राता शत्रुघ्न ने ये मथुरा पुरी बसाई और भगवान कृष्ण की ससुराल अयोध्या है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये कृष्ण जन्मभूमि जहां पर अखंड वाल्मीकि रामायण का पाठ चल रहा है और बताया जा रहा है कि जो यहाँ पर भागवत भवन मेरे पीछे आप जो देख रहे होंगे वहां पर जो श्री राधा कृष्ण की मूर्ति है वो 22 जनवरी को श्री राम और श्री सीता के रूप में भक्तों को दर्शन देंगे। दुकानों पे ध्वज लहराने शुरू हो गए हैं। श्री राम के जो भंडारे हैं उसकी तैयारियां की जा रही हैं और 22 तारीख का सभी को इंतजार है जब भगवान श्री राम यहाँ पर पधारेंगे। और विशेष तौर पर मथुरा के व्यंजन, मथुरा के लड्डू, मथुरा की मिठाइयाँ बहुत ही प्रसिद्ध हैं पूरी दुनिया में और अयोध्या के लिए भी मथुरा से लड्डू बना करके भेजे जा चुके हैं। वृंदावन में प्रवेश करते ही आपको भगवान श्री रामानंदाचार्य का द्वार मिलेगा जो समाज में समरसता का बहुत बड़ा प्रतीक है। बड़े बड़े शब्दों में स्पष्ट लिखा है रामो विग्रहवान धर्मः। वृंदावन के कई मंदिरों में आज भी भगवान श्री राम यहाँ के लोगों के हृदय में बसते हैं। इसीलिए तो कड़कड़ाती सर्दी में भी गुरुकुल के विद्यार्थी श्री राम नाम स्तुति और आरती से ही अपने दिन की शुरुआत करते हैं। राम और कृष्ण दोनों ही पर ब्रह्म के पूर्ण अवतार होने के कारण वृंदावन के संत समाज में अति उत्साह का माहौल है। हम लोगों के हृदय में जो प्रसन्नता, जो आनंद, वो शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है। 500 वर्षों से भी अधिक संघर्ष किया हिंदू समाज ने। भगवान राम ने जहां जन्म लिया वो जगह सर्वविदित है, अयोध्या है।
और सरजू का किनारा है। मथुरा के दुकानों पर भी श्री राम नाम के ध्वज साध चुके हैं और यहाँ से बने स्पेशल लड्डू भगवान श्री राम लला के अयोध्या धाम भेजे गए हैं। भव्य उत्सव होगा यहाँ और राधा मतलब कृष्ण स्वरूप देंगे, राम और सीता के रूप में यहाँ मूर्तियों को सजाया जाएगा और भव्य स्वरूप दिया जा रहा है। और कारोबारियों का क्या इंतजाम है? कारोबारियाँ बड़े खुश हैं, अपने आप तैयारी कर रहे हैं। भंडारा भी करेंगे 22 तारीख को और राम जी के उसमें सारे लोग खुश हैं, सभी लोग। कि राम नाम लड्डू और गोपाल नाम खीर, कहते हैं ऐसा कि ठाकुर मेरा खीर का भोग लगाता है और खीर देवों को प्रिय होती है। श्री राम लला के आने की खुशी में यहाँ पर यमुना की जलधारा भी अत्यंत प्रसन्न है। क्यों ना हो, भगवान सूर्य के वंश में श्री राम आने वाले हैं और वह तो स्वयं सूर्य की पुत्री हैं। श्री मथुरा वृंदावन धाम से अजय मिश्र, डीडी न्यूज। देश भर के व्यापारी वर्ग की श्री राम में आस्था और विश्वास को संगीत द्वारा अभिव्यक्त करने की प्रस्तुति के रूप में कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने आज नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक श्री राम गीत हर साज पर राम बजे का लोकार्पण किया। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने इस गीत को आज देश को समर्पित किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में दिल्ली के व्यापारी और अन्य सामाजिक संगठनों के नेता मौजूद थे। प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि ये गीत लोगों को समर्पित है। साथ ही 22 जनवरी को जगह जगह पर लेजर शो भी होगा। उस लेजर शो में अयोध्या श्री राम की आकृति होगी। 22 जनवरी को दिल्ली में और पूरे देश भर में अनेक स्थानों पर लेजर शो होंगे। बाजार दिवाली की तरह जगमगाएंगे, लोग अपने घरों को सजाएंगे। उससे पहले पूरे देश के अंदर इस तरीके का आयोजन होगा जिसमें राम जी का गुणगान होगा। और आज जो गीत हमने यहाँ पर रिलीज किया है वो गीत देश के हर घर में गाया जाएगा। आगामी 22 जनवरी को लंबे इंतजार के बाद रामलला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के श्री विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में शामिल होने के लिए अयोध्या आएंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अलौकिक आयोजन के विषय पर विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार से बात की हमारे संवाददाता ओपी यादव ने। अयोध्या में जैसे जैसे भव्य श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी नज़दीक आ रही है, वैसे श्री राम की भक्ति के रंगों से पूरा देश सराबोर हो रहा है। अब इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार जी। सर, भगवान श्री राम के भव्य, दिव्य और अलौकिक मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी नज़दीक है, आप क्या कहेंगे इस शुभ अवसर पर? इसके आनंद का शब्दों में तो वर्णन ही नहीं हो सकता। 500 वर्ष, 25 पीढ़ियां, 76 युद्ध, लाखों बलिदान, पूरी कीमत दे करके पुरुषार्थ से और प्राणों से हिंदू समाज को सफलता मिली। एक बार निर्णय हुआ, सर्वसम्मत निर्णय हुआ, ट्रस्ट बना, समाज ने मिलकर के 65 करोड़ लोगों ने 3300 करोड़ रुपए इकट्ठा किए और वो मंदिर बन करके अब उसमें भगवान के विराजने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री जी को भी निमंत्रण मिला है। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। किसी भी हिंदू के लिए और स्वयं प्रधानमंत्री हिंदू के लिए जो सनातनी हिंदू हैं, वह व्यक्तिगत रूप से भी इस बारे में जरूर अभिभूत होंगे। और उन्होंने कहा, ठीक कहा। अयोध्या की गलियां राम धुन की भक्ति में मगन है। सरयू तट से लेकर चौक चौराहों को प्रभु रामलला को गर्भगृह में विराजने का इंतजार है। अयोध्या और मैं कहूँ कि देश भी ऐसा सज रहा है जैसा शायद त्रेता युग में भगवान राम के वन से लौटने के समय सजा होगा। बाहर से कितने साधु संतों और विशिष्ट व्यक्तियों को निमंत्रण मिला है और दुनिया भर से कितने अतिथियां आएंगे? अपने हिंदू धर्म के लगभग 150 से अधिक मत, पंथ, संप्रदाय, उनके संत आएंगे। सिख, जैन, बौद्ध धार्मिक परंपराओं के लोग भी आएंगे। ऐसे लगभग 4500 तो संत होंगे। उनके जो शीर्ष पर लोग बैठे हुए, ऐसे 2500 दूसरे लोग होंगे। इसके अलावा भी
पूरे विश्व में अभी तक हमारे पास 55 देशों की सूचना है। 5 लाख से ज़्यादा मंदिरों में 7-8 करोड़ हिंदू समाज इकट्ठा होगा। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा की तारीख चुनी है। क्या इस दिन प्रभु श्री राम का कोई अभिजीत योग है ना? काशी के विद्वानों से पूछा है। कांग्रेस का आरोप है कि मंदिर जल्दी बन रहा है, अभी पूरा भी नहीं हुआ। जल्दी बन गया है, इसमें तो क्या आपत्ति हो सकती है, बना है जल्दी। तो ये तो विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार जी, जिनका मानना है कि भारत की सदियों पुरानी सनातन परंपराओं के प्रतीक प्रभु श्री राम के मंदिर के बनने से एक ओर जहाँ भारत की धार्मिक परंपराओं को बढ़ावा देने का काम होगा, वहीं दूसरी ओर भारत की सदियों पुरानी सनातन संस्कृति से वैश्विक जगत को रूबरू करवाकर भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य करने का एक बड़ा कदम भी साबित होगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन पीयूष के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।